समुद्र के बीचों बीच एक महिला का शरीर पानी में गिरता है। वह कुछ सेकंड तक पानी पर तैरती रहती है, फिर घबराकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी अचानक ब्रेंडन की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। ब्रेंडन गवर्नर की बेटी एवा का बॉडीगार्ड है। वह अब भी इस बात का अपराध बोध महसूस करता है कि वह एवा की मां की रक्षा नहीं कर पाया था। ब्रेंडन और एवा एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां एवा अपने दोस्तों जेड और काइल से मिलती है। वे सब साथ में घूमने जा रहे हैं। लड़कों को अच्छा नहीं लगता कि ब्रेंडन भी उनके साथ आ रहा है, लेकिन एवा बताती है कि उसके पिता सुरक्षा के बिना उसे आने ही नहीं देते। विमान में चढ़ने के बाद एवा और उसके दोस्त पीछे की सीटों पर बैठ जाते हैं ताकि उन्हें थोड़ी निजता मिल सके। एवा देखती है कि फ्लाइट में बहुत कम यात्री हैं, जो उसे अजीब लगता है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान थोड़ा हिलता है, लेकिन इसे सामान्य माना जाता है। कुछ ही देर बाद विमान फिर से हिलने लगता है और इंजन बहुत गर्म होता हुआ दिखाई देता है। पायलट यात्रियों से कहता है कि विमान गलती से कुछ पक्षियों से टकरा गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जल्द ही विमान फिर से जोर जोर से हिलने लगता है और एक इंजन में आग लग जाती है। उसी समय पायलट सभी यात्रियों से अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। तभी इंजन का एक हिस्सा टूटकर निकल जाता है और विमान के किनारे से टकराता है, जिससे एक यात्री की मौत हो जाती है। विमान की दीवार में दरार पड़ने से अंदर का दबाव बदल जाता है। इसके बाद विमान के अंदर सामान उड़ने और हिलने लगता है। ऊपर रखे बैग गिरकर लोगों के सिर पर लगते हैं। जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती, वे अपनी सीटों से उछलकर पूरे विमान में इधर उधर फेंके जाते हैं, चाहे वे दूसरों का हाथ पकड़कर खुद को बचाने की कितनी भी कोशिश करें। कुछ ही सेकंड में विमान की एक दीवार उड़ जाती है और उसके किनारे पर एक बड़ा छेद बन जाता है। इससे कई यात्री बाहर खिंचकर हवा में उड़ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ब्रेंडन एक उड़ते हुए आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हवा का दबाव इतना तेज होता है कि वह आदमी भी बाहर उड़ जाता है। एक और आदमी सीटों को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सीटों का लोहे का हिस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। कुछ सीटें उसी आदमी के साथ टूटकर बाहर निकल जाती हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट गिरने वाले एक यात्री को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद भी उसके साथ बाहर गिर जाती है। ज्यादातर यात्रियों को खोने के बाद विमान बहुत तेजी से नीचे गिरता है और समुद्र में जा गिरता है। पानी तुरंत विमान के अंदर भरने लगता है। इसी दौरान धातु का एक टुकड़ा ब्रेंडन के शरीर में घुस जाता है। टक्कर के जोर से सीटें आगे की ओर धक्का खाती हैं और कई यात्री उनके नीचे दबकर मर जाते हैं। विमान कुछ मिनट तक समुद्र में डूबता रहता है और आखिर में समुद्र की तलहटी में फंसकर रुक जाता है। विमान तिरछा फंसने की वजह से पीछे की तरफ हवा का एक हिस्सा बच जाता है। इसी कारण एवा, उसके दोस्त और फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो जिंदा बच जाते हैं, लेकिन काइल के हाथ की एक हड्डी टूट जाती है। सब लोग पानी की तरफ देखते रहते हैं और बाहर से आ रही अजीब आवाजों से डर जाते हैं। तभी अचानक ब्रेंडन वापस आता है। वह रोजा और उसकी दादी मार्डी को सुरक्षित जगह पर ले आता है। मार्डी बेहोश होती हैं, इसलिए डैनिलो उन्हें सीपीआर देना शुरू करता है। कुछ मिनट बाद मार्डी को होश आ जाता है। फिर रोजा अपने दादा के बारे में पूछती है। ब्रेंडन दुख के साथ बताता है कि वह जिंदा नहीं बच सकती। यह सुनकर सब घबरा जाते हैं, इसलिए ब्रेंडन तुरंत सबकी कमान संभालता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। ब्रेंडन बताता है कि अभी के लिए हवा का यह हिस्सा उन्हें सुरक्षित रखे हुए है, इसलिए उन्हें घबराना नहीं चाहिए और बचाव दल का इंतजार करना चाहिए। एवा अपना फोन देखती है, लेकिन समुद्र के नीचे कोई नेटवर्क नहीं मिलता। वह कहती है कि विमान में छेद है, इसलिए तैरकर बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ब्रेंडन समझाता है कि ऐसा करने पर उनके बचने की संभावना बहुत कम है, इसलिए यहीं रुकना बेहतर होगा। डैनिलो बताता है कि दुर्घटना से पहले पायलटों ने मदद के लिए संदेश भेज दिया होगा, इसलिए बचाव दल जल्द ही पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद ब्रेंडन कहता है कि एहतियात के तौर पर उन्हें अतिरिक्त ऑक्सीजन भी चाहिए होगी। डैनिलो बताता है कि विमान के पीछे आपातकाल के लिए 2 ऑक्सीजन टैंक रखे होते हैं, लेकिन जब वह उन्हें देखने जाता है तो दोनों टैंक खाली मिलते हैं। उसी समय मार्डी को याद आता है कि एक यात्री के पास मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर था। ब्रेंडन उसे लाने के लिए खुद जाने का फैसला करता है। जाने से पहले मार्डी उससे अपने पति की टोपी भी लाने के लिए कहती है। ब्रेंडन पानी में गोता लगाता है और विमान के गलियारे से तैरते हुए उन यात्रियों को देखता है जो अपनी सीटों पर ही मर चुके हैं। उसे मार्डी के पति की टोपी मिल जाती है और वह उसे उठा लेता है। इसी दौरान उसे पता नहीं चलता कि खिड़की के बाहर कोई चीज तैर रही है। इसके बाद उसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल जाता है। फिर वह विमान के छत के पास जाता है। वह सोचता है कि आगे जाकर देखे कि और कोई काम की चीज मिल सकती है या नहीं। तभी अचानक उसी छत से एक शार्क अंदर आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। शार्क तुरंत ब्रेंडन को काट लेती है। वह पूरी ताकत से उससे लड़ता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। इधर बाकी लोग पानी में उठती लहरें देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अचानक पानी शांत हो जाता है और ब्रेंडन वापस ऊपर आ जाता है। वह सबको पीछे रहने के लिए कहता है। उसके शरीर पर गहरे जख्म होते हैं। वह हाँफते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और टोपी बाकी लोगों को दे देता है। फिर एवा से माफी मांगता है। अगले ही पल शार्क उसे फिर से पानी के अंदर खींच ले जाती है। सब लोग शार्क की पूंछ देखते हैं, जबकि वह बेचारे ब्रेंडन को खा रही होती है। डरे हुए सभी लोग पीछे हटकर कर्मचारियों वाले हिस्से में छिप जाते हैं। वे तय करते हैं कि अब ब्रेंडन की बात मानकर यहीं रुकेंगे और बचाव दल का इंतजार करेंगे। इसके बाद मार्डी काइल के टूटे हुए हाथ का इलाज करने की पेशकश करती हैं। वह बताती हैं कि युद्ध के समय वह नर्स थीं और वहीं उनकी मुलाकात अपने पति से हुई थी। जब मार्डी काइल की हड्डी को वापस सही जगह पर बैठाती हैं तो वह दर्द से जोर से चीख उठता है। फिर वह मोटी पत्रिकाओं और पट्टियों की मदद से उसके हाथ के लिए अस्थायी सहारा बना देती हैं।
बाहर एक हेलीकॉप्टर गिरे हुए विमान की तलाश कर रहा होता है। गवर्नर की बेटी भी इस हादसे में थी, इसलिए बचाव अभियान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही होती है। लेकिन अभी तक उन्हें विमान का कोई पता नहीं चलता। इधर विमान के अंदर बचे हुए लोगों को चरमराने की आवाज सुनाई देती है। विमान कुछ सेकंड के लिए हिलता है, जिससे लगता है कि वह किसी भी समय फिर नीचे खिसक सकता है। जेड अब पूरी तरह निराश होने लगता है। तभी डैनिलो ब्रैंडन द्वारा लाया गया ऑक्सीजन सिलेंडर खोल देता है। उसी समय वे देखते हैं कि पानी लाल होने लगा है। अजीब आवाजों से उन्हें समझ आ जाता है कि शार्क विमान के अंदर डूबे हुए लोगों की लाशें खाने आ गई हैं। अचानक विमान थोड़ा हिलता है। वे खिड़की के बाहर शार्क को तैरते हुए देखते हैं, जो तैरते समय विमान के अलग अलग हिस्सों से टकरा रही होती हैं। रोजा बहुत डर जाती है। एवा उसे दिलासा देती है और कहती है कि चिंता मत करो, उन्हें जरूर बचा लिया जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर को अभी तक विमान नहीं मिला है और उसके पास भी बहुत कम ईंधन बचा है। समूह पानी का स्तर देखकर अंदाजा लगाता है कि पानी को पीछे वाले हिस्से तक पहुंचने में अभी लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। लेकिन उन्हें लगातार धातु के चरमराने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वे छत से पानी टपकता हुआ भी देखते हैं, इसलिए उन्हें यकीन नहीं होता कि विमान इतनी देर तक टिक पाएगा। अचानक विमान फिर से नीचे खिसकने लगता है। वह कई मिनट तक फिसलता रहता है। इस दौरान बहुत सारे पत्थर भी नीचे गिरते हैं। आखिर में विमान फिर से कहीं फंसकर रुक जाता है। खुशकिस्मती से सभी लोग खुद को संभाल लेते हैं और किसी को चोट नहीं लगती। लेकिन अब विमान के तिरछा हो जाने से उसके अंदर पानी पहले से ज्यादा तेजी से भरने लगता है। अब सबको समझ आ जाता है कि समुद्र की तलहटी उतनी मजबूत नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। इसलिए वे फैसला करते हैं कि अब उनके पास विमान से तैरकर बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्हें शार्क का ध्यान भटकाने का कोई तरीका चाहिए। तभी रोजा कहती है कि उसने स्कूल में पढ़ा था कि शार्क को बुलबुले पसंद नहीं होते। लेकिन एक और समस्या है, इतनी देर तक सांस रोककर तैरना आसान नहीं होगा। तभी काइल को याद आता है कि कुछ यात्री अपने साथ स्कूबा डाइविंग का सामान लेकर यात्रा कर रहे थे। डेनलो बताता है कि वह सामान विमान के बैगेज होल्ड में रखा होगा। वहां जाने के लिए एक हैच भी है, लेकिन उसके मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर शायद खाली होंगे, क्योंकि भरे हुए सिलेंडर विमान में लाने की अनुमति नहीं होती। एवा कहती है कि ऑक्सीजन न सही, बाकी स्कूबा का सामान फिर भी काम आ सकता है। लेकिन जेड इतना निराश हो चुका होता है कि वह हर बात में नकारात्मक सोचता है। एवा बहाना बनाती है कि उसे बाथरूम जाना है। वह अंदर जाकर अकेले रो पड़ती है, क्योंकि उसे विमान के चरमराने की आवाजें और भी डरा देती हैं। बाहर आने के बाद एवा रोजा से कहती है कि डर लगना बिल्कुल सामान्य बात है। उधर हेलीकॉप्टर के पास सिर्फ 15 मिनट का ईंधन बचा होता है। तभी उन्हें समुद्र में विमान के कुछ टूटे हुए हिस्से तैरते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर 2 गोताखोर तुरंत पानी में कूद जाते हैं और खोज शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में उन्हें विमान मिल जाता है। जैसे ही वे पास आते हैं, विमान के अंदर फंसे लोग खिड़की के पास आकर हाथ हिलाकर उनकी तरफ इशारे करने लगते हैं। 2 गोताखोरों में से एक विमान के छेद की तरफ तैरता है, जबकि दूसरा खिड़की के पास आकर अंदर फंसे लोगों को इशारे से बताता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। अचानक उसके पीछे एक शार्क आ जाती है, लेकिन उसे इसका पता नहीं चलता। अंदर मौजूद लोग उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं। गोताखोर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वह फिर से विमान की तरफ देखता है, शार्क उसे नीचे खींच लेती है और मार डालती है। विमान के ऊपर से कई तेज आवाजें सुनाई देती हैं। समूह खिड़की से बाहर देखता है और उन्हें गोताखोर की कटी हुई टांग पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। दूसरे गोताखोर को याद करके वे विमान के गलियारे की तरफ देखते हैं, लेकिन वह भी वापस नहीं आता। इससे वे समझ जाते हैं कि वह भी मर चुका है। बाहर हेलीकॉप्टर का ईंधन लगभग खत्म हो चुका होता है, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ता है। अच्छी बात यह होती है कि उन्हें विमान की सही जगह का पता चल चुका है और दूसरी बचाव टीम रास्ते में होती है। विमान के अंदर एवा कहती है कि अगर दूसरा गोताखोर मर गया है तो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर उनके काम आ सकता है। वह पानी में झांकती है और उसे एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वह क्या है। जेड ठीक से देखने के लिए सीट पर चढ़ता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि कुछ पल तक वह दिखाई नहीं देता। फिर वह हंसते हुए ऊपर आता है और बताता है कि वह सबके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन वह समय पर बाहर नहीं निकल पाता। तभी शार्क आकर उसे अपने बड़े बड़े दांतों से पकड़ लेती है। जेड पूरी ताकत से शार्क से लड़ता है। बाकी लोग उसके हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हैं। आखिरकार वे उसे शार्क से छुड़ाकर सुरक्षित जगह पर ले आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जेड की एक टांग कट चुकी है। मार्डी रोजा को पर्दे के पीछे खड़ा कर देती हैं ताकि वह यह सब न देखे। मार्डी सीट बेल्ट की मदद से जेड की टांग पर कसकर पट्टी बांधती हैं ताकि खून बहना रुक जाए। जेड रोने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब वह कभी ट्रायथलॉन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। फिर भी एवा हार नहीं मानती। वह स्कूबा डाइविंग का सामान लाने के लिए खुद जाने का फैसला करती है। डेनलो हैच खोलता है और वे देखते हैं कि बैगेज होल्ड भी पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। इसके बावजूद एवा पानी में गोता लगा देती है। हाथ में फ्लेयर जलाकर वह चारों तरफ सामान खोजती है। उसे पता नहीं होता कि बैगों के पीछे कोई और चीज भी तैर रही है। आखिरकार उसे स्कूबा डाइविंग का सामान मिल जाता है, लेकिन उसी समय अचानक एक ऑक्टोपस उसके सामने आ जाता है और डर के मारे वह चौंक जाती है। तभी उसके हाथ का फ्लेयर भी बुझ जाता है। जब रोशनी दिखनी बंद हो जाती है तो बाकी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एवा स्कूबा डाइविंग का सामान लेकर वापस आ जाती है। वे बैग खोलते हैं और उनमें डाइविंग सूट और मास्क मिलते हैं, लेकिन वे सिर्फ 4 लोगों के लिए होते हैं। उसी समय उन्हें विमान से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है। वे खिड़की की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहां कोई गोताखोर नहीं होता। उन्हें समझ आ जाता है कि वह शार्क थी। जब वे वापस मुड़ते हैं तब तक जेड की मौत हो चुकी होती है। एवा घबराकर उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन मार्डी उसे रोक देती है और सच स्वीकार करने के लिए कहती है।
तभी विमान फिर से नीचे खिसकने लगता है। इस बार वह जल्दी रुक जाता है क्योंकि कॉकपिट टूटकर नीचे फंस जाता है और लंगर की तरह काम करने लगता है। अब विमान के अंदर पानी बहुत तेजी से भरने लगता है, इसलिए सब समझ जाते हैं कि उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा। रोजा की बात याद करके वे एक योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क के छोटे ऑक्सीजन सिलेंडरों से बुलबुले निकालकर शार्क को डराएंगे। लेकिन इतनी लंबी दूरी तक तैरना अभी भी बड़ी समस्या होती है। तभी काइल टूट जाता है और बताता है कि बचपन की एक दुर्घटना के बाद से उसे पानी से डर लगता है और वह अच्छा तैराक नहीं है। लेकिन एवा और रोजा उसका हौसला बढ़ाती हैं। उनकी बात सुनकर काइल कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एवा जितने ऑक्सीजन मास्क ला सकती है उतने इकट्ठा करती है, बिना ज्यादा गहरे पानी में गए। इस बीच शार्क लगातार विमान से टकरा रही होती हैं और छत में दरारें पड़ने लगती हैं। सब लोग डाइविंग का सामान पहनना शुरू कर देते हैं। मार्डी कहती हैं कि वह बिना सूट के रहेंगी क्योंकि उनकी उम्र में वह सबकी रफ्तार धीमी कर देंगी। जेड को आखिरी बार अलविदा कहने के बाद सभी लोग पानी में उतर जाते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि विमान फिर से धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा है। अचानक कॉकपिट पूरी तरह टूटकर गहरी खाई में गिर जाता है। अब साफ हो जाता है कि पूरा विमान भी जल्द ही नीचे गिर जाएगा। मार्डी एवा से कहती हैं कि वह सबसे पहले जाए और रोजा को अपने साथ ले जाए। एवा और रोजा गलियारे से तैरना शुरू करती हैं, लेकिन सामने एक शार्क रास्ता रोककर खड़ी होती है। वे तुरंत एक छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर से बुलबुले छोड़ती हैं, जिससे शार्क डरकर हट जाती है। रास्ता साफ होते ही दोनों आगे बढ़ जाती हैं। थोड़ी देर बाद काइल और डैनलो भी उनके साथ आ जाते हैं। मार्डी उन सभी युवाओं को जाते हुए देखती हैं। विमान के अंदर पानी लगातार बढ़ रहा होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब वह बाहर नहीं निकल पाएंगी, इसलिए वह वहीं रुक जाती हैं और अपने पति से दोबारा मिलने का इंतजार करने लगती हैं। उसी समय काइल घबरा जाता है और वापस तैरकर विमान के अंदर बची हुई थोड़ी सी हवा वाली जगह पर पहुंच जाता है। डैनलो उसे बचाने के लिए वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बैगेज होल्ड से एक शार्क निकलती है और काइल पर हमला कर देती है। वह कुछ ही सेकंड में काइल को खा जाती है। डरा हुआ डैनिलो तुरंत तैरकर रोजा और एवा के पास पहुंच जाता है। उन्हें मरा हुआ गोताखोर मिल जाता है और वे उसका ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपनी सांस भर लेते हैं। इसके बाद एवा रोजा और डैनिलो को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ विमान के छेद से बाहर भेज देती है। लेकिन जैसे ही वह खुद बाहर निकलने लगती है, एक शार्क उसका रास्ता रोक लेती है। एवा वापस तैरकर रुक जाती है और बिल्कुल शांत हो जाती है। शार्क उसे देखे बिना विमान के अंदर चली जाती है, लेकिन जाते समय उसकी पूंछ एवा का मांस गिरा देती है। तभी एवा देखती है कि उसी छेद से और भी शार्क अंदर आ रही हैं। वह तुरंत विमान के आगे वाले हिस्से की तरफ तैरने लगती है। उसी समय विमान और तेजी से नीचे गिरने लगता है। पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि एवा आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन वह सीटों को पकड़कर पूरी ताकत से खुद को आगे धकेलती है और आखिरी पल में आगे वाले छेद से बाहर निकल जाती है, ठीक उससे पहले कि पूरा विमान समुद्र की गहरी खाई में गिर जाए। अब एवा पानी की सतह की ओर तैरने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सांस खत्म हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसका शरीर तैरना बंद कर देता है, लेकिन उसके फ्लोटर उसे ऊपर की ओर ले जाते रहते हैं। जैसे ही वह पानी की सतह पर पहुंचती है, वह सांस लेती है और तुरंत होश में आ जाती है। एवा घबरा जाती है क्योंकि उसे बाकी लोग दिखाई नहीं देते। तभी बचाव हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं और उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। डैनलो और रोजा को पहले ही बचा लिया गया होता है। जब रोजा अपनी दादी के बारे में पूछती है तो एवा उसे दुख भरी सच्चाई बता देती है। अपने दादा दादी को आखिरी विदाई देने के लिए रोजा अपना प्यारा खिलौना पानी में फेंक देती है। इसके बाद वह एवा की गोद में ही सो जाती है।